नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो पहला टर्म है उसमें कहा गया है प्राइमरी एक्टिविटी। देखिए प्राइमरी का मतलब है सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे माइनिंग हो गया। एक्सट्रैक्शन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे माइनिंग हो गया। ठीक है, तो कोयला जो निकाला जाता है उसको माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो वो एक क्या हो जाएगी, प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। मतलब जो सबसे कह सकते हैं प्राथमिक जो एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं माइनिंग एक्टिविटी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर प्रोड्यूस किया जाता है, अब जैसे कौन सा नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खान पान की चीजें को प्रोड्यूस ही तो करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, पैडी हो गई, ठीक है, तो कोई भी फ्रूट हो गया, कोई भी फ्लावर हो गया, तो इन सब चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यही सब तो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या एक तरीके की प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किए उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए टमाटो को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो टमाटो को प्रोड्यूस करना क्या हो गया, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। लेकिन टमाटो को इंडस्ट्री में भेजा गया और इससे क्या बनाया गया, सॉस बनाया गया। ठीक है, तो ये जो सॉस की मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये जो सॉस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये किस में आएगी, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगी। तो मतलब मेनली अगर आप देखेंगे प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो चीज हमने प्रोड्यूस करी है उसको मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना, उसको कुछ प्रोसेस करना, जिससे उसको दुकानों में या लोगों को बेचा सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जो प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल गुड्स से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है। अब टर्शरी एक्टिविटी नाम से पता चल रहा है, पहले प्राइमरी आई फिर सेकेंडरी है और उसके बाद में जो एक्टिविटी आएगी वो क्या आएगी, टर्शरी आएगी। ठीक है, अब देखिए विच फॉल, ऐसी कोई भी कैटेगरी होगी एक्टिविटी की जो ना ही प्राइमरी हो और जो ना ही सेकेंडरी हो, किस में आ जाएगा, टर्शरी में आ जाएगा। अब टर्शरी में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, प्राइमरी में आपने देखा टमाटो बना। ठीक है, टमाटो मतलब प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद सॉस बनाया गया, सेकेंडरी एक्टिविटी में सॉस बन गया। अब सॉस को कहाँ लेके जाना है, दुकानों तक लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को हम लोग कहाँ रखेंगे, टर्शरी एक्टिविटी में रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो प्राइमरी में और सेकेंडरी में नहीं आएंगे उनको क्या कहा जाएगा, टर्शरी एक्टिविटी कहा जाएगा। ठीक है, और मेनली ये जो प्रोसेसेस होते हैं, ये जो एक्टिविटीज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में आपको जानना है, तो देखिए एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग होती है। अभी कमर्शियल का मतलब क्या होता है, कमर्शियल मतलब कोई ऐसी फार्मिंग, कोई ऐसी खेती हो रही हो जिसमें जो प्रोड्यूस हो उसको बेचने के लिए हो रही हो। मतलब अपने खाने के लिए तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ ही साथ बेचने के लिए जब कोई फार्मिंग करी जाती है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको बेचा जाए बाजारों में, तो उस फार्मिंग को कहते हैं क्या, कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग मतलब एक ऐसी मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है, एक ऐसी कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें दोनों काम होते हैं। मतलब उसमें फूड का प्रोडक्शन भी होगा और फॉडर क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होंगे। मतलब फूड और फॉडर क्रॉप्स क्या होते हैं, समझ लीजिए जैसे चारा जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे गाय है तो गाय को चारा चाहिए, जैसे बरसीम हो गई तो उसको फॉडर क्रॉप कहेंगे। तो फूड प्रोड्यूस किया, फॉडर क्रॉप प्रोड्यूस किया। ठीक है, और उसी में लाइव स्टॉक को रियर भी किया, मतलब पशुपालन भी किया गया। पशुपालन मतलब गाय पाल ली, भैंस पाल ली, जिससे कहीं ना कहीं जो इनकम होती है फार्मर्स की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फार्मिंग होगी, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद प्लांटेशन पे आते हैं। प्लांटेशन देखिए क्या होता है, तो जैसे मिक्स्ड फार्मिंग एक कमर्शियल फार्मिंग है, उसी तरीके से प्लांटेशन भी क्या है, एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, केवल और केवल एक ही क्रॉप पूरे बड़े से खेत में बोया जाता है। याद रखिएगा प्लांटेशन के बारे में, प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में एक चीज याद रखनी है आपको, कि पूरे खेत में केवल एक ही क्रॉप को बोया जाएगा। अब प्लांटेशन फार्मिंग में अगर आप देखेंगे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे टी है, चाय के बागान होते हैं, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, कैश्यू हो गया, इसको काजू कहते हैं, रबर हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया। तो ये सब के सब क्या है, तो ये सब प्लांटेशन फार्मिंग में आएंगे, प्लांटेशन में आएंगे। फूड क्रॉप्स पे आते हैं। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, तो देखिए फूड मतलब क्या होता है, तो जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, तो ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स है। मतलब एक अनाज जिसको आप कह सकते हैं अनाज होता है ये, जिसको हम लोग डेली यूज में खाते हैं।
ठीक है। तो फूड क्रॉप्स क्या हो गया, जैसे राइस चावल सब लोग खाते हैं, वीट अगर आप देखेंगे तो वीट भी खाते हैं। अब राइस डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस होती है, पैडी प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखिएगा, पैडी जो है उसको धान कहते हैं, इसमें से राइस निकलती है। फिर वीट हो गया, फिर मेज हो गया जिसको भुट्टा कहते हैं, ठीक है, मिलेट्स हो गए, तो कई सारे तरीके की दालें होती हैं, तो ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड एरेबल लैंड। तो एरेबल मतलब एक ऐसा लैंड है, एरेबल लैंड एक ऐसा लैंड है जिसपे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो क्रॉप्स जिसपे ग्रो किए जाएंगे उस लैंड को क्या कहा जाएगा, अरेबल लैंड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं। तो फाइबर क्या है, तो फाइबर अगर आप देखेंगे, फाइबर को एक तरीके से रेशा कहते हैं, ठीक है, मतलब एक लंबी लंबी जो लच्छेदार चीजें होती हैं उसको फाइबर कहा जाएगा, ठीक है। तो जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, तो इसमें लच्छे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फाइबर क्रॉप कहते हैं। तो जिसमें लच्छे होते हैं, जिसमें फाइबर होते हैं, ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं, फाइबर क्रॉप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जूट हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, तो ये सब क्या है, तो ये सब फाइबर क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप फाइबर क्रॉप को देखेंगे तो फाइबर क्रॉप का यूज अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में तो होता है। जैसे कॉटन को आप देखेंगे तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे क्लॉथ बनते हैं, ठीक है, कॉटन से रुइयां बनती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जूट से अगर आप देखेंगे गनी बैग्स, बोरियां बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, रस्सियां बनती हैं, ये सब जूट से होता है, लेकिन खाया नहीं जाता, दोनों को हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो ये इट इज नॉट यूज्ड एज फूड। बेवरेज क्रॉप क्या होते हैं, तो बेवरेज, आप जब भी बेवरेज सुने, बेवरेज का मतलब होता है चाय या कॉफी, ठीक है। तो बेवरेज क्रॉप्स कैसे होते हैं, जिनको मतलब जिनको मेनली पिया जाता है, तो जैसे चाय और कॉफी हो गई, तो लिक्विड फॉर्म में जिसको लिया जाएगा उसको बेवरेज क्रॉप कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहले बताया गया एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया जिसका नाम है एगर या एग्री, ठीक है। तो एगर और एग्री दोनों ही वर्ड लैटिन वर्ड है और इससे ही एग्रीकल्चर को डिराइव किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर रिस्पेक्ट, मतलब इनका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर, ठीक है। मतलब एक तरीके से सॉइल पर जब कल्चर किया जाता है, सॉइल पे कोई चीज उगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं विटीकल्चर क्या होता है। तो विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती या कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो होता है, उसको क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। तो विटी से याद रखिएगा, विटी का मतलब क्या होता है, ग्रेप्स, ठीक है। तो विटीकल्चर का मतलब हो गया अंगूरों की जब खेती करी जाती है लार्ज स्केल पे, तो उसको विटीकल्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। और घरों के यूज के लिए नहीं कि अपने खुद के खाने के लिए, इसको कमर्शियल मतलब बेचने के लिए जब उगाया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा। पिसी कल्चर, अब पिसी आपको पता होगा, पिसी शब्द जो है दिस इज रिलेटेड टू फिश, ठीक है। तो मछली पालन जो होता है, या मछली को जब कंस्ट्रक्टेड टैंक्स या पॉन्ड्स में, तालाबों में, या तो ऐसे तालाब बनने लगे हैं जो लोग अपने खेतों में बनवा देते हैं, ठीक है, मतलब एक आर्टिफिशियल टैंक टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें जब फिश को ब्रीड किया जाता है, पाला जाता है, पालन पोषण किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पिसी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब सिल्क वॉर्म क्या होता है, इससे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क का कपड़ा होता है, ठीक है, बहुत महंगे कपड़े होते हैं इसके। तो सिल्क को रियर करने का, कमर्शियल रेयरिंग जो होती है सिल्क वॉर्म की, उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। अब इससे होता क्या है, फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम मिल जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में देखिए, थोड़ा सा बताया गया एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी, हमने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, क्रॉप्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स मतलब अगर आप क्रॉप को बो रहे हैं, फ्रूट्स बो रहे हैं, वेजिटेबल्स बो रहे हैं, ठीक है, फ्लावर्स या रियरिंग ऑफ लाइफ मतलब पशुपालन भी कर रहे हैं, वो भी किसमें आ जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही आएगा। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो 50% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, लेकिन भारत में ये परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, वर्ल्ड में 50% लोग हैं, और भारत में अगर आप देखेंगे टू थर्ड मतलब अप्रॉक्सीमेटली 67% लोग जो हैं वो भारत में एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या कहा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया, अभी हम लोग ने देखा था प्राइमरी क्या होती हैं, सेकेंडरी क्या होती हैं और टर्शरी क्या होती हैं, तो उसमें डिवाइड किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी सी और बात करी गई है कि एग्रीकल्चर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई गई है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। यही हम लोग ने अभी देखा भी था। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, ठीक है, अब बेकिंग ऑफ ब्रेड है, अब ब्रेड को बेक करना, ठीक है, और स्टील को मैन्युफैक्चर करना, ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब यहीं पे बोल देते मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील ना होती, आयरन ओर को माइन करते, आयरन ओर की अगर माइनिंग होती, ठीक है, आयरन ओर को अगर माइन करके निकाला जाता, तो उस प्रोसेस को किस में रखते हैं हम लोग, प्राइमरी में रखते,
किस में रखते हैं, प्राइमरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया है, प्रोसेसिंग करी आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब एक तरीके से प्रोसेसिंग हो गई। इसी यहाँ पे भी देख सकते हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड की बेकिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसको किस में रखा जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में रखा जाएगा, सिंस दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और मेनली अगर आप देखेंगे तो बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गई, तो ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स के प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, सेकेंडरी एक्टिविटी में रखा गया है। इसके बाद हमने बताया था जो टर्शरी एक्टिविटी वो क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कोई भी सामान है, जैसे टमाटो है, ठीक है, ठीक है, तो टमाटो के बारे में हमने आपको बताया, जैसे टमाटो है। अब टमाटो का आप देखेंगे, टमाटो का क्या है, टमाटो से सॉस क्रिएट किया गया, फिर सॉस को ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेजा गया, दुकानों तक भेजा गया, शॉप्स तक भेजा गया। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है किसमें आ रहा है, टर्शरी एक्टिविटी में आ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, आपने देखा होगा कस्टमर केयर्स होते हैं, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, फिर आपको अच्छा ही लगा तो आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो ये जो कस्टमर केयर सर्विस है ये भी क्या एक तरीके की टर्शरी सेक्टर है, मतलब जो सर्विसेज सेक्टर होती हैं उसको टर्शरी सेक्टर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, कई बार बता चुके हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये भी हमने आपको बताया था। इससे रिलेटेड देखिए फिर से वही बात कही गई है कि 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिशिंग की अगर बात करी जाए, मछली पालन की बात करी जाए या फॉरेस्ट्री की बात करी जाए, ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे तो 50% पॉपुलेशन जो है ये मेनली एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, लेकिन अगर पूरे भारत का देखेंगे तो 67, 2/3 जो है पॉपुलेशन वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनपुट्स। अब देखिए इनपुट क्या क्या होते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो उसमें क्या क्या इनपुट देना पड़ता है, क्या क्या लगाना पड़ता है, तो जैसे सीड्स एक खरीदनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे, मशीनरी हो गई, लेबर हो गया, तो ये सब इनपुट है। मतलब जब आप किसी खेत में ये सब चीजें लगाते हो, सीड लाओगे, फर्टिलाइजर लाओगे, मशीनरी लाओगे, लेबर लाओगे, तो क्या होगा, वो इनपुट्स होंगे, ठीक है। ऑपरेशंस में अब क्या क्या करना पड़ेगा इस खेत में, इन सबके साथ में, जैसे सीड आप ले आओगे तो लाने से ही थोड़ी ना काम चलेगा, या फर्टिलाइजर केवल लाने से ही थोड़ी ना काम चलेगा, सीड को बोना पड़ेगा ना, तो इसको कहते हैं ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशंस करने पड़ते हैं उसमें प्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया, सोइंग मतलब हो गया सीड का बोना होता है, सीड को उसमें मिट्टी में गाड़ना होता है, इरिगेशन मतलब पानी देना होता है, वो भी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं कि बहुत ज़्यादा भर दिया या बहुत कम दिया, तो इरिगेशन मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी सप्लाई करना फार्म फील्ड को। वीडिंग मतलब जो घास वास उगाती है उसको हटाने का काम भी होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जो आपका अनाज उगा है उसको काटना भी पड़ता है, तो वो हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अब आउटपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए आपने क्या क्या दिया, आपने इनपुट दिए, आपने ऑपरेशंस करे, ठीक है, फिर आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। आउटपुट में क्या मिल सकता है, क्रॉप मिल सकते हैं, वुल मतलब ऊन मिल सकता है, डेयरी आप देखेंगे डेयरी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क मिल सकता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, एग मिल सकता है, ठीक है, इसका मीट मिल सकता है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि इनपुट्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनपुट्स में अगर आप देखेंगे मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स है। केमिकल मेनली आपको फर्टिलाइजर बताया गया है यहाँ पे। प्रोसेसेस में आप देख सकते हैं प्लोइंग है हो गया, सोइंग हो गया, स्प्रेइंग हो गया, ठीक है। प्लोइंग मतलब एक तरीके से ये है कि जो भी लैंड रहता है उसको सही करना, ठीक है। सोइंग मतलब जो भी आपका सीड है उसको बोना, स्प्रेइंग मतलब जो फर्टिलाइजर है उसको स्प्रेड करना। आउटपुट में क्या मिला, क्रॉप्स आपको मिल गए, ठीक है। फिजिकल इनपुट्स क्या क्या होते हैं वो भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो फिजिकल इनपुट जो होने चाहिए वो सनशाइन है, मतलब ऐसी जगह खेती करनी चाहिए जहाँ पर सूर्य की थोड़ी बहुत प्रकाश रहता हो। टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि रेनफॉल पे ही बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपेंड होते हैं। ह्यूमन इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ह्यूमन क्या करेगा, लेबर की तरह काम करेगा, मशीनरी भी ह्यूमन ही लाएगा, केमिकल्स भी ह्यूमन ही लाएगा, और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका स्टोरेज भी कौन करता है, ह्यूमन ही करता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं फार्मिंग के बारे में कहा गया है। तो फार्मिंग मेनली अगर आप देखेंगे दो तरीके की होती हैं, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस और कमर्शियल को हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दी गई है। तो कमर्शियल फार्म सब्सिस्टेंस फार्मिंग को पहले देखते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मिंग जो मतलब खेती करी जाती है वो मेनली क्या होता है कि किसान को अपने परिवार का पोषण करने के लिए ही करता है वो, ठीक है। मतलब एक छोटे से फील्ड पे करेगा और उसमें जो
जो भी चीज उगाएगा उसको खुद ही यूज करेगा, बेचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे केवल उसका ही गुजारा हो सकता है। अगर बेच देगा तो वो खुद क्या खाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि छोटे से फील्ड पे हो रही है, छोटी सी जगह पे हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगी। ठीक है। हाउस होल्ड लेबर्स ही इसमें यूज़ होंगे, मतलब जो घर परिवार में लोग हैं, बच्चा है, जो भी उसकी पत्नी है, खुद है, ठीक है, या उसके पास अगर कोई गाय बैल है तो उसको भी उसमें यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब सबसिस्टेंस में भी अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक इंटेंसिव होता है और एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस होता है। ठीक है। इंटेंसिव मतलब अभी देखेंगे इंटेंसिव क्या होता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। तो पहले इंटेंसिव देख लेते हैं। इंटेंसिव के बारे में देखिए क्या कहा गया है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या है कि जो फार्मर होता है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या करता है, सिंपल टूल यूज करता है। ठीक है। लेकिन लेबर वो ज्यादा यूज कर पाएगा क्योंकि उसके घर में ही इतने सारे लोग होते हैं, वो सब लेबर की तरह वहां पर काम करते हैं प्लॉट में। ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइमेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट द ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर उसका प्लॉट है तो उसके प्लॉट पे एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप उग सकते हैं। लेकिन कैसे उगेंगे, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। पहला सनशाइन होना चाहिए, मतलब लगातार सनशाइन होनी चाहिए, और साथ ही साथ सॉइल जो है उसका फर्टाइल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे जो राइस होता है वो एक मेन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का क्रॉप है। ठीक है। राइस मतलब चावल हो गया, मेनली चावल अगर आप देखेंगे पूरे भारत में या पूरे विश्व में सभी लोग खाते हैं, बहुत जरूरी होता है। अदर क्रॉप्स और कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जिसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। ठीक है। और मेनली अगर आप देखेंगे ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये मेनली उन जगहों पे प्रिवेलेंट होती है, उन जगहों पे ज्यादा होती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और साथ ही साथ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज तो होते हैं, और साथ ही साथ मानसून रीजन जो होता है साउथ का, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ सब में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, जैसे भारत में भी ये बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने जमाने में जो यूज होता था। इससे मेनली दो आ जाएंगे, पहला आ जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा आ जाएगा नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही है, आपने शायद पहले सुना हो इसके बारे में, कि पेड़ को काट देते थे, फिर जला देते थे, फिर जो राख बचती थी उसको पूरे में फैला देते थे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बन जाती थी। फिर बहुत साल बाद वहां पर आते थे तो वहां पर खेती करते थे। ठीक है। तब तक वो दूसरी जगह जाके खेती करते थे। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, नोमैडिक हर्डिंग मतलब एक तरीके से सकते हैं जो पशुपालन जो करा जा रहा है, तो चारा आरा जो खिलाया जाता है उसी को कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। मतलब उन जो भी मतलब एक जो भी उनके ये सब कैटल्स होते हैं उनको टहलाना या उनको ये लेके जाना जिससे वो चारा आरा खा सके, तो इसको ही नोमैडिक हर्डिंग एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देख लेते हैं क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस, अब देखिए मेनली थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में प्रैक्टिस करी जाती थी। ठीक है। थिकली फॉरेस्टेड मतलब जहां पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में होता है। ठीक है। अब दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, ये जितने भी एरियाज हैं, चाहे अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, तो इन सब में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन होता है बहुत जल्दी ही निकल आता है। ठीक है। मतलब ये है कि पेड़ काटा गया तो दोबारा बहुत जल्दी निकल आएगा। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them, वही हमने आपको बताया था। एक लैंड होता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है जिसको पहले क्या किया जाता है, उसके सारे पेड़ वेड़ काट दिए जाते हैं, और फिर क्या कर दिया जाता है, उस सारे जो भी पेड़ होते हैं, जो भी पत्तियां होती हैं, उनको जला दिया जाता है, और फिर जो राख निकलती है, जो एशेज होती हैं, उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ में, सॉइल के साथ में मिक्स किया जाता है। ठीक है। और अगर क्रॉप है तो क्रॉप के साथ भी मिक्स करते हैं, जैसे मेज हो गया, पोटैटोज हो गया, कसावा हो गया, ये सब बोए जाते हैं, जिससे आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंट, और फिर मतलब बोने वाला काम चला। देखिए यहाँ क्या किया गया था, ऐश को मिक्स किया गया, तो ऐश को मिक्स करने से क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। अब इसके बाद क्या है, वहां पर खेती हुई, खेती में क्या क्या खेती हुई हमने देखा। उसके बाद क्या है, तब तक वहां पर कोई चीज बोई जाएगी जब तक उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं हो जाती है, और जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि उस लैंड को अबेंडन कर दिया था, खत्म कर दिया था, मतलब उस लैंड पे कोई चीज बोई नहीं जाती है। और कल्टीवेटर कहाँ चला जाता है, कल्टीवेटर नए प्लॉट पे सेम काम करने के लिए चला जाता है, और इसको एक और नाम दिया गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को याद रखिएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है।
इसके बाद नोमैडिक हर्डिंग पे आते हैं। नोमैडिक हर्डिंग देखिए क्या होती है। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में इनको मेनली बोया जाता है, मतलब ये काम किया जाता है, बोया नहीं जाता है। सेमी एरिड मतलब एक तरीके से सूखा तो होगा लेकिन आधा थोड़ा सूखा होगा, ऐसे रीजन्स। और जो बहुत सूखे हुए रीजन्स होते हैं जहाँ पर कोई खेती वेती नहीं हो पाती है, वहाँ मेनली एरिड ये कह सकते हैं नोमैडिक हर्डिंग करी जाती है। और मेनली ये कहाँ पर है तो सहारा डिजर्ट्स हो गया, ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग करी जाती है। जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ सब पे अच्छे से खेती नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। अब इसमें क्या है कि हर्ड्समैन जो होते हैं, हर्ड्समैन मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मवेशियों को टहलाते हैं, ठीक है, मवेशियों को जो इधर से उधर लेके आते हैं, तो उसी के बारे में कहा गया वही हर्ड्समैन है। वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ में। और क्यों जाते हैं, जिससे उनके एनिमल्स को फॉडर मिल सके, मतलब चारा मिल सके खाने पीने के लिए, और वाटर मिल सके, ठीक है, अलोंग डिफाइंड रूट्स। जो डिफाइंड रूट्स होते हैं उस एरिया में, उसमें वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब इस तरीके के मूवमेंट के बारे में बताया गया, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट एंड टेरेन। अब मेनली अगर आप देखेंगे जो मूवमेंट होता है नोमैडिक हर्डिंग का, नोमैड्स का, ये मेनली किस वजह से होता है तो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स और टेरेन की, मतलब जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स को मेनली रियर किया जाता है इसमें, तो शीप हो गए, कैमल हो गए, याक हो गए, गोट्स हो गए, तो इनको मेनली क्या किया जाता है, रियर किया जाता है नोमैडिक हर्डिंग में। इसके बाद देखिए कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया गया। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो कमर्शियल नाम से पता चल रहा है जब कोई चीज़ बेचने के लिए करी जाती है तो उसको कहते हैं कमर्शियल, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग मतलब कोई भी प्रोड्यूस किया जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट को निकाला जाएगा, या ये कह सकते हैं बोया जाएगा, एग्रीकल्चर किया जाएगा, तो वो किस लिए किया जाए, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेचने के लिए किया जाए, ठीक है। तो क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहेंगे, कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे, ठीक है। अब कमर्शियल पर्पस देखिए एक डिफाइन भी कर दिया गया है, सेल इन मार्केट। तो मार्केट में कोई चीज़ बेचने के लिए जब फार्मिंग करी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, तो ये भी एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग होती है, लेकिन इसमें क्या बोए जाते हैं, ग्रेन। अब ग्रेन में क्या आ जाएगा, ऐसे वीट हो गया, मेज हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में भी आ जाएंगे, और यही कमर्शियल फार्मिंग भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, प्लांटेशन। हमने भी आपको प्लांटेशन के बारे में बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा डीप में बताया गया प्लांटेशन क्या होती है। तो प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो जितनी भी कमर्शियल फार्मिंग है, याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताए जा रहे हैं, जितनी भी प्लांटेशन फार्मिंग है वो सब कमर्शियल होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी कमर्शियल फार्मिंग प्लांटेशन हो, ठीक है। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, तो प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें सिंगल क्रॉप को बोया जाता है, पूरे खेत में, पूरे बड़े से गार्डन में सिंगल क्रॉप को बोया जाता है। जैसे टी हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, शुगर केन हो गया, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी, कॉटन हो गया, तो इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, इसको रखेंगे किसमें, इसको रखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, तो इसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, और कैपिटल मतलब जो पैसा लगेगा इसमें प्लांटेशन करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्रीज। अब देखिए जैसे शुगर है, ठीक है, जैसे गन्ना है, गन्ने की खेती भी तो इसी में आएगी, शुगर केन। अब शुगर केन जो था, शुगर केन प्रोड्यूस किया गया, अब शुगर केन कहाँ भेजा जाता है, तो चीनी मिलों में भेजा जाता है ना, इसको वहां पे प्रोसेसिंग तो उसकी कर नहीं सकते हैं कि खेत में प्रोसेसिंग भी करने लगे, शुगर बना दिए, नहीं, कहाँ भेजा जाता है, चीनी मिल में भेजा जाता है। अब चीनी मिल क्या करती है, शुगर केन से क्या बनाती हैं, शुगर केन से बहुत सारी चीजें बनाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बैगैस बनता है जिससे पेपर बनाया जाता है, साथ ही साथ पेपर बनाया जाता है, फ्यूल बनाया जाता है, इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, अल्कोहल बनाया जा सकता है, इथेनॉल बनाया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मेन चीज क्या होती है, शुगर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग, मतलब शुगर केन से इतनी सारी जो चीजें हम लोग ने निकाली, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। तो ये सब कहाँ होती है, तो फार्म में भी हो सकती है, मतलब उसी खेत में भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं नियर बाई फैक्ट्रीज जो होंगी उसमें भी हो सकती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। अब देखिए ऐसी जो फार्मिंग करी आ रही है प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, इसीलिए कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत अच्छा जरूरी है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब होना बहुत जरूरी है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, मेनली रोड ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप मेजर प्लांटेशन अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो रबर, मलेशिया में रबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो रबर का प्रोडक्शन होता है। कॉफी के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है, ब्राजील है। चाय के लिए फेमस सबसे ज्यादा कौन है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, तो ये सब चाय के लिए फेमस है।
इसके बाद राइस पे आते हैं। राइस क्या है, तो राइस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अलग अलग क्रॉप्स के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर करी गई है। तो राइस क्या है, तो राइस मेजर क्रॉप होता है पूरे विश्व में, बहुत सारे लोग राइस को खाते हैं। ठीक है, स्टेपल डाइट है, मतलब डेली खाई जाती है, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, चाहे ट्रॉपिकल रीजन हो या सब ट्रॉपिकल रीजन हो। ठीक है, इट्स कल्टीवेशन नीड्स, अब कल्टीवेशन के लिए क्या क्या जरूरत है, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। राइस के लिए याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेनफॉल, जितना ज़्यादा रेनफॉल होता है उतनी अच्छी राइस होती है। ठीक है, चाइना और इंडिया अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं किसके, राइस के। तो चाइना में सबसे ज्यादा राइस होता है और सेकंड नंबर पे कौन है, हमारा प्यारा भारत है राइस के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट पे आते हैं वीट के बारे में। देखिए बताया गया वीट मतलब एक तरीके से वीट हमने आपको बताया था डायरेक्टली, मतलब राइस को अगर आप देखेंगे डायरेक्टली राइस नहीं उगाई थी, पैडी उगाई जाती है। वीट के बारे में क्या बताया गया, वीट जो है वो कहाँ उगती है, तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अब देखिए लोमी सॉइल होना चाहिए और वो भी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब एक तरीके से पूरा मॉइस्चर उसमें रिटेन रहना चाहिए, ऐसा लोमी सॉइल होना चाहिए। ठीक है, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इन एडिशन इट नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या चाहिए, तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो ना हो, और साथ ही साथ रेनफॉल सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें भी ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। तो जब ये ग्रो हो रहा हो तो रेनफॉल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ब्राइट सनशाइन एट हार्वेस्टिंग, अब जब इसको काटा जाए, मतलब जब वीट को काटने का टाइम आए तो इस समय सनशाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब एक तरीके से सूर्य की रोशनी, प्रकाश होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे बरसात होती है तो क्या होता है, वीट सड़ जाता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। वीट आर ग्रोन एक्सटेंसिवली, अब ये कहाँ कहाँ मेनली ग्रो किया जाता है, तो यूएसए में ग्रो किया जाएगा, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत, मतलब वीट में अगर आप देखेंगे तो भारत थोड़ा सा पीछे है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, तो मेनली अगर आप देखेंगे कब ये बोया जाता है, तो विंटर में बोया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कैसा, वीट को अगर आप देखेंगे कैसा क्रॉप है, तो जैसे इसको कहेंगे हम लोग रबी क्रॉप है। कैसा क्रॉप है, रबी क्रॉप है। नेक्स्ट पे देखिए क्या कहा गया, मिलेट्स और कोर्स ग्रेन्स। अब मोटे अनाज, कोर्स मतलब एक तरीके से मोटे अनाज के बारे में बात करी गई है, तो मिलेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। अब मोटे अनाज में क्या क्या आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, रागी आ जाएगा, तो ये सब मेजर मिलेट्स हैं जो भारत में बोए जाते हैं। अब मेज़ के बारे में थोड़ा सा बताया गया, मेज़ मतलब मक्का होता है। इसमें अगर आप देखेंगे मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। साथ ही साथ रेनफॉल की ज़रूरत होती है, मतलब वर्षा की ज़रूरत है। गुड सनशाइन, अच्छी खासी सनशाइन होनी चाहिए, और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए, वो तो सभी में होनी चाहिए, मेरे लिए यहाँ पर वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। कॉटन के बारे में आते हैं। कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉटन अगर आप देखेंगे कौन से सॉइल पे उगता है, ब्लैक सॉइल पे उगता है, और ब्लैक सॉइल को याद रखिएगा रीगर सॉइल भी कहता है। क्या कहता है, रीगर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, मेनली इसके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाटर को रिटेन बहुत अच्छे से कर पाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल, और मेनली ऑलिवियल सॉइल पे भी उग जाता है। अब हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और फ्रॉस्ट फ्री डेज कितने चाहिए, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और साथ ही साथ ब्राइट सनशाइन भी इसको चाहिए होती है। जूट के बारे में क्या कहा गया है, तो ये गोल्डन फाइबर है, मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में बोया जाता है, उगता है। ठीक है, इंडिया सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा। सेकंड पे बांग्लादेश और थर्ड पे कौन है, चाइना है। ठीक है, कॉफी की बात करी गई, कॉफी कहाँ उगती है, तो कॉफी हिल स्लोप्स पे उगती है। ठीक है, तो हिल स्लोप्स जो होते हैं, जैसे ये स्लोप्स जो है, यहाँ पर क्या उगती है, कॉफी उगती है, कॉफी प्लांटेशन यहाँ पर किया जाता है। ब्राजील अगर आप देखेंगे कॉफी में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ब्राजील है। इंडिया में जो कॉफी है वो याद रखिएगा कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में, ये तीन जगह पे उगती है। सबसे ज्यादा कहाँ उगती है, तो फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटका, सेकंड पे है केरला, और थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। टी में अगर आते हैं, टी भी एक तरीके का बेवरेज क्रॉप है, जैसे आपने देखा कॉफी बेवरेज क्रॉप था, इसी तरीके से टी भी क्या है, एक तरीके का बेवरेज क्रॉप है। और किस पे कौन सा इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ट्री का। कैसा सॉइल इसके लिए चाहिए होता है, तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होता है। जेंटल स्लोप चाहिए होती है, यहाँ पर आपने देखा था हिल स्लोप्स पे उग रहा था ये, और इसी तरीके से जेंटल स्लोप्स पे भी उगता है, मतलब स्लोप तो हो लेकिन बहुत थोड़ी सी नीची स्लोप हो। ठीक है, लार्ज लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। मेनली ग्रोन इन इंडिया, कहाँ पर सबसे ज्यादा उगता है, इंडिया में, फिर चाइना में, और फिर तीसरे नंबर पर कौन है, श्रीलंका है। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे असम में सबसे ज्यादा चाय उगती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया गया है इंडियन फार्म्स में और यूएस के फार्म में। अब इंडिया का जो फार्म है वो मेनली अगर आप देखेंगे 1.5 हेक्टेयर इन एरिया है। ठीक है, मतलब एक इंडियन फार्म देखा जाएगा तो इतना छोटा होता है, 1.5 हेक्टेयर का होता है वो। लेकिन अगर आप यूएस में फार्म्स को अगर देखेंगे तो 250 हेक्टेयर के होते हैं। सोचिए कितने बड़े बड़े फार्म्स हैं वहां पर।
इन यूएसए, अब यहाँ पे यूएसए की बात अगर करी जाए, यूएसए में और भारत में क्या किस तरीके का एग्रीकल्चर होता है, कैसे दोनों डिफरेंट है। तो यूएसए में क्या है कि बहुत मॉडर्न मेथड्स यूज़ करे जाते हैं एग्रीकल्चर के, लेकिन इंडिया में अगर आप आज भी देखेंगे इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन एग्रीकल्चर पे टेक्नोलॉजी भारत में नहीं बढ़ पाई है। तो इसीलिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही पुराने होते हैं, बहुत ही ऑब्सोल्यूट होते हैं। ठीक है। मैकेनाइजेशन, अब यहाँ पर मैकेनाइजेशन जब भी आप करेंगे तो वो कहीं न कहीं उसमें खर्चा होता है, पैसा लगता है, और किसान वैसे ही इतने गरीब हैं, मैकेनाइजेशन कर दें तो और गरीब हो जाएँगे। इसीलिए भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं देखा रहा है, लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो चुका है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि फार्मर जो भारत में है, वो एक तरीके से किसान है, मज़दूर है, मजबूर है, ठीक है? बहुत सारे इसके टर्म्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि किसान की स्थिति भारत में कैसी है। लेकिन यूएस में अगर आप देखेंगे तो यूएस में किसान का मतलब एक होता है कंप्लीट बिज़नेसमैन है वो, ठीक है? एक व्यापारी है वो। तो कहीं न कहीं उसकी वजह से वो बहुत सारे उसमें नए-नए टेक्नीक्स, नए-नए टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज़ कर पाता है, क्योंकि उसका पैसा होता है। फूड सिक्योरिटी बताई गई है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर फूड सारे लोगों को हर टाइम अवेलेबल है, सफिशिएंट क्वांटिटी में, सेफ फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। तो अगर ये अवेलेबल है हर लोग के लिए, हर इंसान के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और मेनली होता क्या है? ये फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि जिससे कोई भी इंडिविजुअल है वो एक्टिव लाइफ और हेल्दी लाइफ एन्जॉय कर सके, लीड कर सके, तो इसलिए मेनली ये रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट वीडियो था जो हम लोग ने डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या किया, मेनली अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स को डिस्कस किया है। तो इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपना जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।